हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के लिए सेट नंबर 6 लेके आया हूँ अपने वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के लिए। ओके, ये पेपर आपका 2016 में आया था, तो मैं बात करूँगा सेमेस्टर 4 के 2016 के पेपर के बारे में, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। करंट की इकाई क्या है? आपको जानते हैं करंट की इकाई क्या है? सभी को जानते हैं करंट की इकाई क्या है। करंट की इकाई क्या होगी बच्चों? वोल्ट होगी कि एम्पियर होगी कि ओम होगी, वाट होगी, क्या होगी बच्चों बताइए? एम्पियर होगी। ओके, वेरी गुड। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। तो करंट की इकाई क्या होगी? एम्पियर। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। प्रतिरोध को किससे मापा जा सकता है? प्रतिरोध को किससे मापा जा सकता है? आप जानते हैं प्रतिरोध को हम लोग किससे नापते हैं? ओम मीटर से। किससे नापते हैं? ओम मीटर। ओके, सेकंड का फर्स्ट आंसर। ओके, चलिए देखिए, हम एक बात बता दें आप लोगों को कि जो मैंने जो वीडियोस बनाई हैं उसके जो सभी लिंक हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो इससे पहले कि मैं 5 सेट बना चुका हूं और ये मैं 6 सेट नंबर करा रहा हूं, तो आपको जो भी मेरे वीडियोस आपके छूट गए हैं तो वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। और मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी सीरीज बनाई है, तो उसकी वीडियोस की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो भी बच्चे छूट गए हैं, जिन बच्चे नहीं देख पाए हैं हमारे वीडियोस को, तो मैं चाहता हूं कि वो मेरे चैनल पर जाएं और मेरे रुपए जॉट चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को देखें। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। ओके, वेरी गुड। ईएमएफ का विस्तारी रूप क्या है? ईएमएफ का विस्तारी रूप क्या है? तो इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो थर्ड का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, थर्ड का बी। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। एक बल्ब द्वारा 3.9 वोल्ट की वोल्टेज पर 0.3 एम्पियर का करंट लिया जाता है, तो बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? यानी हमें बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध ज्ञात करना है। हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है? IR। ठीक है, ये मैंने हिंट दे दी है। अब जब V इक्वल टू IR रखेंगे वैल्यू, तो आप जान जाएंगे कि इसका आंसर क्या निकलेगा। चलिए मैं बता देता हूँ। वोल्ट आपको दिया हुआ है 3.9, ठीक है, इक्वल टू I क्या होगा आपका? 0.3 इंटू आर, ठीक है ना। तो आप आर की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको 13 आंसर आ जाएगा। ओके, फोर्थ का आंसर क्या होगा? ए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। देखिए बच्चों, मैं हर बार सेट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। इसलिए छोड़ देता हूँ ताकि आप लोग उसको लगाएं, आप लोग उसको सर्च करें, और जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बारे में। चुंबकीय पदार्थों में से चुंबक के द्वारा निम्नलिखित में से अपनी ओर खींचा जा सकता है, यानी कि विच वन इज द अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट थ्रू द मैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा? आयरन। क्या राइट आंसर होगा इसका? आयरन। चलिए ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से बिजली का सुचालक कौन सा है? जो आपका 6 का आंसर क्या होगा? निम्न में से बिजली का सुचालक कौन सा है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? कॉपर। ओके, देखिए वन लाइन में आंसर है, पर हमें चीज़ें आनी चाहिए। देखिए पेपर तो बहुत आसान है, पेपर बहुत ही आसान है, पर हमें चीज़ें आनी चाहिए। यदि हमको चीज़ें नहीं आएंगी तो वही पेपर हमारे लिए क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस सेट और मेरे लगाते रहिए। जो भी मैं आप लोग को सेट दे रहा हूँ, तो ये क्वेश्चंस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप वो क्वेश्चन कहीं भी, किसी जगह भी, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियोज़ को आप लगातार कंटिन्यूस फॉर्म में देखें। आप यदि 15 दिन भी मेरे 15 वीडियोज़ देख लेते हैं, यानी कि आपको वो सब्जेक्ट आपको क्या हुआ? कंप्लीट हो जाएगा। और उसके इतने सारे क्वेश्चन अब मैं करवा ही देता हूँ कि आपको वो सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित में से ओम के नियम का सूत्र क्या होता है? आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है? IR। क्या होता है? V इक्वल टू IR। ओके, तो जो V इक्वल टू IR, तो कहाँ मिलेगा? 7th का B। ओके, ठीक है ना, तो 7th का आंसर B हो जाएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8। किसी ग्राफ में x धुरी को क्या कहा जाता है? यानी इन ग्राफ द x एक्सिस इज कॉल्ड, क्या कहलाया जाता है? एब्सिसा, ठीक है ना। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? 8th का ए। ओके, वेरी गुड। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री इंसुलेटिंग सामग्री है? ठीक है ना, यानी विच वन इज द इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है ना। तो क्या होगा? पोर्टसिलेन, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा? पोर्टसिलेन। ओके, चलिए पोर्टसिलेन, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? 9th का ए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बिजली की पावर को किसके द्वारा मापा जाता है? बिजली की पावर को किसके द्वारा मापा जाता है?
वॉट मीटर, किसके द्वारा मापा जाता है? वॉट मीटर। ओके, 10th का राइट आंसर क्या होगा? ए। ओके, देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को जो भी लिंक है, जो भी अपडेट है, वो आप लोगों को मिल जाए, क्योंकि हम यदि कोई भी वीडियो डालते हैं तो आप लोगों को क्या होगा? नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से कि आप वीडियोस को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उन तक मेरे वीडियोस पहुंच सकें। ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। एक 100 वाट के बल्ब द्वारा 50 घंटे तक का कार्य किया जाता है। इसके द्वारा खपत की गई बिजली की इकाई होगी, क्या होगी? 100 वाट लैम्प इज वर्किंग फॉर 50 आवर्स, हाउ मेनी यूनिट इज कंज्यूम्ड? कितने यूनिट कंज्यूम हो जाएगा? चलिए हम देख लेते हैं। आप सिंपल बता दे रहा हूँ आपको, क्या होगा? 100 वाट है। ओके, 100 वाट को क्या करेंगे? 50 आवर्स से हम लोग क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आंसर निकल आएगा? 5000। ओके, अब 5000 क्या हो गया? यानी 5 किलो वाट। कितना हो गया? 5 किलो आर। ठीक है ना। तो ये क्या राइट आंसर हो जाएगा? 11th का डी। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अब फ्यूज वायर इज एन अलॉय ऑफ, यानी फ्यूज का तार जो होता है निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? ठीक है, किसका मिश्रण होता है? देखिए रात है, एक्चुअली मेरी आवाज़ सही प्रॉपर नहीं आ पा रही है, उसके लिए सॉरी, बट मैं बोलने की प्रयास कर रहा हूँ। फ्यूज का तार निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? यानी कि लेड एंड कॉपर का। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए लिखा हुआ 100 वाट के बल्ब को प्रतिदिन 8 घंटे तक प्रयोग किया जाता है, यानी कि 800 वाट हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा? 800 वाट। 800 नहीं होता, 800 होता। ओके, चलिए 100 इंटू 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 800। ओके, 800 हो गए वॉट आवर्स। ठीक है ना। और प्रत्येक 10 दिन तक यूज़ किया गया, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिए तो कितने हो जाएंगे? 8000 हो जाएंगे। 8000 हो जाएंगे। आप जान जा रहे हो कहाँ आंसर हो रहा है? बी। ठीक है ना, 8 किलो वाट आवर्स। ठीक है ना, 30 का आंसर क्या होगा? बी। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए क्वेश्चन कुछ इलेक्ट्रिकल के हैं। ठीक है ना, क्या है? क्वेश्चन कुछ इलेक्ट्रिकल के हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ें इलेक्ट्रिकल की भी आ जा रही हैं, अभी देखना कुछ चीज़ें मैकेनिकल की भी आएंगी। यानी कि जो वर्कशॉप कैलकुलेशन है वो हर एक प्रकार की चीज़ों को इन्वॉल्व करके पेपर बनाया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को समझें कि हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस चीज़ को हमें पढ़ना है, किस चीज़ को हमें छोड़ना है। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 14 की। एक फ्यूज के द्वारा सर्किट को किससे बचाया जाता है? यानी आ फ्यूज प्रोटेक्ट अ सर्किट फ्रॉम ओवर करंट। जब ओवर करंट होगी तो ही तो फ्यूज प्रोटेक्ट कर पाएगा। ठीक है ना, ओवर करंट। ओके, 14 का आंसर क्या होगा? बी। मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन जरूर छोड़ूंगा, ताकि वो पेपर में आप मेरे कमेंट बॉक्स में उनको हल करके आप मेरे को मैसेज कर सकें। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। द पिग आयरन इज रिफाइंड बाय द केमिकल रिडक्शन ऑफ आयरन और इन द फर्नेस कॉल्ड, यानी जो कच्चे लोहे में से रासायनिक कमी को हटाने के लिए लोहे के अयस्क में एक भट्टी के परिष्कृत करते हैं, जिसे कहते हैं, यानी भट्टी पर काम करते हैं, उस भट्टी को बोलते क्या है? क्या बोलते हैं? ब्लास्ट फर्नेस। क्या बोलते हैं? ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है ना, फर्नेस यानी कच्चे लोहे में से रासायनिक कमी को हटाने के लिए, यानी कि जो कच्चा लोहा है, कच्चा लोहा कौन सा है? पिग आयरन में से रासायनिक कमी को हटाने के लिए लोहे के अयस्क में एक भट्टी में परिष्कृत करते हैं। तो उस भट्टी का नाम बताना, वो क्या? ब्लास्ट फर्नेस। फर्नेस मैंने कहा था भट्टी, तो वो उस भट्टी का नाम बताना क्या होगा? ब्लास्ट फर्नेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की। पिटवा लोहे को किससे बनाया जाता है? यानी कि रॉ आयरन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द, रॉ आयरन को इंग्लिश में कहते हैं पिटवा लोहा, उसको किससे बनाया जाता है? तो 16 का आंसर क्या होगा? क्या होगा? पुडलिंग फर्नेस। ठीक है ना, क्या होगा? पुडलिंग फर्नेस। ठीक है, पुडलिंग फर्नेस। चलिए 16 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। कौन सी ऐसी धातु है जिसे बिना किसी उपचार के फोर्ज किया जा सकता है? यानी फोर्ज समझते हैं? फोर्ज एक प्रकार का प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस है। आपने देखा होगा जो लोहार क्या होता है, जब लोहे को गर्म करता है फिर एक हैमर से पीटता है, तो उसे क्या करते हैं? फोर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्जिंग प्रोसेस। ठीक है, तो जो मटेरियल फोर्जिंग प्रोसेस कर दी जाती है वो क्या कहलाता है? फोर्ज्ड। ठीक है, तो हमें विच मेटल कैन बी फोर्ज्ड विदाउट एनी ट्रीटमेंट, यानी कि उस पर कोई भी ट्रीटमेंट ना किया
किया जाए और उसको क्या कर दे, फोर्ज कर सके, यानी कि उस पर काम किया जा सके, उस मटेरियल के आपको नाम बताना है, ठीक है ना। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे करना होगा और इसका राइट आंसर जो भी होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। उस स्टील का नाम बताइए जिसमें फेराइट और सीमेंटाइट की लैमिनेटेड संरचना होती है, यानी कि नेम ऑफ द स्टील हैविंग द लैमिनेटेड स्ट्रक्चर ऑफ द फेराइट एंड द सीमेंटाइट। देखिए जो फेराइट एंड सीमेंटाइट है, ठीक है ना, ये एक प्रकार का, हम जब मैकेनिकल प्रोसेस पढ़ रहे होंगे तो उसमें क्या होगा कि टेम्परेचर डायग्राम होता है, ठीक है ना, आयरन कार्बन डायग्राम होता है। क्या होता है? आयरन कार्बन डायग्राम। तो जो आयरन कार्बन डायग्राम को जो समझते हैं, जैसे कि फिटर वाले स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं, तो आयरन कार्बन डायग्राम का जो डायग्राम होगा वो मैं एक दिन प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो जो आयरन कार्बन डायग्राम जो होगा उस पर ये सब चीज़ें आती हैं, जैसे फेराइट हो गया, सीमेंटाइट हो गया, पियरलाइट हो गया। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? पियरलाइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? पियरलाइट, ठीक है ना। यानी कि नेम ऑफ द स्टील हैविंग ए लैमिनेटेड स्ट्रक्चर ऑफ द फेराइट एंड सीमेंटाइट, यानी उस स्टील का नाम बताना है जिसमें फेराइट और सीमेंटाइट की लैमिनेटेड संरचना होती है। क्या होती है? पियरलाइट की। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। निम्न में से कौन सी धातु सबसे भारी है? आपको बताना है कि कौन सी धातु है वो सबसे भारी है। माइल्ड स्टील भारी है कि हाई स्पीड स्टील भारी है कि लीड भारी है कि प्लेटिनम भारी? इसका भी आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करना होगा। आप नेट में सर्च करिए, कहीं भी सर्च करिए, बुक में सर्च करिए, आप उसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। बेंच वाइज बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का प्रयोग किया जाता है? यानी में कौन सी स्टील या कौन सा आयरन का यूज़ करेंगे हम लोग कि बेंच वाइज को हम लोग बना लें? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कास्ट स्टील। क्या होगा इसका आंसर? कास्ट स्टील, यानी कि 20 का डी आंसर हो गया। ओके, वेरी गुड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। माइल्ड स्टील में कार्बन का प्रतिशत क्या होता है? जो माइल्ड स्टील होती है वो लो कार्बन स्टील होती है। क्या होती है? लो कार्बन स्टील। आप जानते हैं स्टील कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक होती है लो, एक होती है मीडियम, एक होती है हाई, ठीक है ना। तो जो लो कार्बन होती है वो 0.2 से 0.4 ऐसे अप्रॉक्स तक होती है, ठीक है ना। तो सिमिलरली होती है, ठीक है ना, अप्रॉक्स तक होती है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा उसको हम लोग ए बात करेंगे। क्या करेंगे? ए लगाएंगे, ठीक है ना। देखिए बी भी कंफ्यूज हो सकते हैं पर मैं ए पर जाऊंगा, ठीक है ना। तो माइल्ड स्टील हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। कटिंग की योग्यता और घिसावट के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा उपचार किया जाता है? यानी कि विच हीट ट्रीटमेंट इज यूज टू ऐड कटिंग एबिलिटी एंड इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड टेम्परिंग। क्या कहलाता है? टेम्परिंग। देखिए ये क्या है? हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, ऊष्मा का उपचार। जो ऊष्मा का उपचार होता है तो उसमें हमें ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है ना। जैसे टेम्परिंग, एनियलिंग, हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग। तो इसका भी एक मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा हीट ट्रीटमेंट का। वो हर एक ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो चाहे डीजल मैकेनिक हो, चाहे वो मैकेनिक मोटर व्हीकल हो, चाहे वो फिटर हो, चाहे वेल्डर हो, कुछ भी हो। क्यों ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? इस चैप्टर को हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन में भी रखते हैं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम जब भी कभी किसी भी मटेरियल पर काम कर रहे होते हैं, मान लीजिए हम किसी मटेरियल पर काम कर रहे हैं और जब उस मटेरियल पर काम करते करते क्या यदि हमें कुछ चीज़ की आवश्यकता पड़ती है कि ये मटेरियल हार्ड होना चाहिए या ये मटेरियल सॉफ्ट होना चाहिए, तो हमें हीट ट्रीटमेंट करके उन सब की विशेषताओं को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। उनके जो गुण होते हैं, जो मेटल के गुण होते हैं, उनको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, हीट ट्रीटमेंट के द्वारा। तो हीट ट्रीटमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस चैप्टर को वर्कशॉप कैलकुलेशन में रखा गया ताकि हर बच्चा इस चैप्टर को पढ़े और इस चीज़ को समझे कि हाँ हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है ना, ऊष्मा उपचार। ओके, चलिए आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। निम्न में से कौन सी एक लोह युक्ति है जो धातु नहीं है? यानी विच वन इज द नॉन फेरस मटेरियल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पिग आयरन। क्या राइट आंसर हो गया बच्चों? पिग आयरन। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। मशीनरी के हिस्से कास्ट आयरन के लिए कौन से कास्ट आयरन का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है तथा इसे आसानी से मशीन्ड किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ग्रे कास्ट आयरन। क्या होगा इसका राइट आंसर? ग्रे कास्ट आयरन। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। धातु का वह गुण जिस गुण के कारण धातु से तार बनाने की सुविधा मिलती है
उसको क्या कहते हैं, यानी तार बनाते हैं, यानी कि डक्टिलिटी, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डक्टिलिटी। मैं इसको कई बार बता चुका हूँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डक्टिलिटी। देखिए ये हमारे थे 25 क्वेश्चन थे। जो हमारे सिक्स नंबर का जो सेट है वो आज मेरा कंप्लीट हो गया है। और ये पेपर 2016 में आया था, टर्नर ट्रेड के लिए आया था। तो जो टर्नर ट्रेड है वो फिटर से रिलेटेड है, और फिटर ट्रेड हर सभी से रिलेटेड है। इसलिए जो भी पेपर होता है वो हर एक ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वो पेपर किसी भी ट्रेड में आया हो, इट डजेंट मैटर। मैटर इज़ दैट कि हमें क्वेश्चंस किस प्रकार के सॉल्व करने को मिल रहे हैं और किस प्रकार के पेपर हमारे पेपर में आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के थे, कुछ क्वेश्चन वो मैकेनिकल के थे, और कुछ हमारे सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियोज़ को ऐसी प्रकार से देखते रहें, और आप लोग लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हमारे चैनल्स को नीड है सब्सक्राइबर की। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग तक ये वीडियोस पहुँचें, तो आप मेरे वीडियोस को जरूर देखें। कुछ दिनों बाद मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का एक ऑनलाइन टेस्ट लेने वाला हूँ, और वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी लूँगा। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।